ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं बेल्जियम की। श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद के आधार पर अपने देश की राजनीतिक और अपने देश का संविधान का निर्माण किया। तो अब हम दूसरे देश बेल्जियम की बात करते हैं। आखिर बेल्जियम ने क्या किया, अपने सामाजिक समुदायों को किस प्रकार से अपने साथ उनको लेके चला। तो बेल्जियम ने जो है श्रीलंका से अलग प्रकार से, अलग तरीके से जो है रास्ता चुना, तो जिसको हम बेल्जियम की समझदारी कह सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर यह है कि बेल्जियम ने जो काम किया, बेल्जियम ने जो अपने देश में व्यवस्थाएं की, अभी उनकी व्यवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उन चर्चाओं को देखकर सुनकर हमको लगेगा वास्तव में जो है, अगर डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक यदि व्यवस्था है, तो उसमें लोगों को किस तरह से जो है आप भागीदार बनाते हैं, कैसे लोगों को आप अधिकार देते हैं, और कैसे जो है अपने देश की सामाजिक विविधताओं का आप सम्मान करते हैं। तो सबसे पहले जो है, अब हम बेल्जियम का ही जब आप बात करते हैं, तो बेल्जियम ने जो है, बेल्जियम के नेताओं ने जो है श्रीलंका से अलग तरह का रास्ता चुना। जैसा काम श्रीलंका ने किया वैसा काम बेल्जियम ने नहीं किया। तो उन्होंने आखिर क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपने देश की जो उनकी सामाजिक विविधता थी, जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक और जो सामाजिक विविधता थी, उस विविधता को उसने स्वीकार किया। क्योंकि आपको मालूम है कि बेल्जियम में आपके डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी लोग हैं, और जिसमें ज़्यादा संख्या में आपके डच थे और जो आपके 59% थे, और दूसरे नंबर पर आपके फ्रेंच थे जिनकी संख्या 40% थी, और 1% लोग आपके जर्मन भाषी लोग थे। तो जिसमें 40% जो आपके फ्रेंच थे वो ताकतवर थे, कल जो मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पर जो है, उन्होंने बेल्जियम ने अपने देश की जो सामाजिक जो जाति बनावट थी, जो फ्रेंच, जर्मन और डच भाषी जो लोग थे, अपनी पूरी देश की सामाजिक विविधताओं की, उनकी सांस्कृतिक विविधताओं का जो है, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, उसको उन्होंने क्या दिया, सम्मान दिया। ये काम किया। अब सम्मान देने के लिए, अगर आप अपनी सामाजिक विविधताओं को जब आप सम्मान देने की जब आप बात करेंगे, तो आपको कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसी नीतियां आपको बनानी पड़ेंगी जिससे कि लोगों को लगे, नागरिकों को लगे कि हाँ, हमारे साथ अच्छा सलूक किया गया है, सरकार हमारे प्रति चिंतित है, सरकार हमें अधिकार देना चाहती है और हर जगह पर हमको अपने साथ लेके चल रही है। तो ये है साझेदारी। तो उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। मतलब 1970 से लेकर 1993 तक अपने संविधान में उन्होंने 4 संशोधन किए। अब ये 4 संशोधन करने का मतलब क्या था, तो 4 संशोधन उन्होंने इसलिए किया ताकि संविधान द्वारा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लागू करना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको देश में अपना कानून बनाना पड़ेगा, संविधान द्वारा कानून बनाना पड़ेगा, संसद द्वारा कानून बनाना पड़ेगा, फिर उस कानून को जो आप लागू करेंगे। तो संविधान संशोधन के बाद उन्होंने क्या किया, इसलिए किया ताकि लोगों में, किसी भी नागरिक को ये न लगे कि भाई हमको अलग थलग छोड़ दिया गया है या हमारे साथ जो है अच्छा सलूक नहीं किया गया है। तो संविधान संशोधन द्वारा जो है नागरिकों में बेगानापन महसूस न हो और सभी लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रह सकें। संविधान संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य था उनका, कि जितने भी वहाँ के लोग हैं, जितने भी भाषाई समूह के लोग हैं, चाहे वो डच हैं, चाहे वो फ्रेंच हैं, चाहे वो जर्मन हैं, सब एक साथ मिलकर काम कर सकें। और उनकी यह व्यवस्था जो थी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही बेहतरी थी, और एक कहें तो एक अच्छा मॉडल के रूप में जो है उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसको हम पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल है। बेल्जियम ने इस प्रकार का जो काम किया, जो इस प्रकार से अपने सामाजिक समुदाय को साथ लेकर जब उन्होंने संविधान में संशोधन किए, तो पूरे विश्व में, पूरे जितने भी आपके यूरोपियन कंट्री थी, जितने भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उस मॉडल को जो है, बेल्जियम के मॉडल को जो है फॉलो किया गया। तो ये उनके अपने आप में मॉडल था। तो वो जो प्रावधान थे, जो मुख्य जो उन्होंने प्रावधान किए संविधान में, क्या थे, पहला उन्होंने काम किया कि जो केंद्रीय सरकार होगी, संविधान द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया
कि जो केंद्रीय सरकार बनी उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। सबसे बड़ा कदम बताओ। मतलब जो केंद्र सरकार बनेगी उस केंद्र सरकार दोनों भाषाओं के लोग यानी कि डच और फ्रेंच उनकी मंत्रियों की संख्या भी समान होगी। 50-50%। अगर आपके 100 मंत्री बनने हैं तो 100 आपके डच बनेंगे, 50 आपके डच बनेंगे और 50 आपके फ्रेंच बनेंगे। तो पहला संविधान द्वारा जो उन्होंने प्रावधान किया उसमें ये कहा गया केंद्रीय सरकार में दोनों भाषाओं के जो आपके लोग थे उनकी मंत्रियों की संख्या, सरकार में मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। पहला फिर परिवर्तन उन्होंने ये किया। दूसरा उन्होंने काम क्या किया कि कानून अगर जब बदलना है, जब भी कोई नया कानून बनेगा, जब तक दोनों समुदायों के लोग सहमत नहीं होंगे तब तक कोई भी नया कानून नहीं बन सकता। मतलब एक तरफा कानून नहीं बनेगा, दोनों समुदायों की सहमति के द्वारा ही संसद द्वारा दोनों क्या नाम कहते हैं समुदायों के बहुमत द्वारा ही जो है किसी भी कानून में फेरबदल हो सकता है या वो नया कानून बन सकता है। तो ये काम किया। और उसके बाद उन्होंने तीसरा जो काम किया, केंद्र सरकार की शक्तियों को क्या कर दिया, उन्होंने बांट दिया। मतलब यानी कि उनको जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया। केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ थी उन शक्तियों को उन्होंने नीचे लेवल तक डिसेंट्रलाइज कर दिया। मतलब उसके नीचे भी सरकार बनाई जिसको कहते हैं राज्य सरकार, जो हमारे देश में भी है फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। यानी कि ऊपर सबसे ऊपर केंद्र सरकार होगी और उसके नीचे होगी आपकी राज्य सरकार, ताकि देश की जो कानूनी व्यवस्था है, देश का जो विकास है वो नीचे लेवल तक होगा। एक ही जगह से हम क्या नाम कहते हैं पूरे देश का संचालन हम विधिवत नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में या जो क्या नाम कहते हैं नागरिकों तक जो है क्या नाम कहते हैं विकास की जो मुख्य जो किरण है वो नहीं पहुंच पाती है। तो अपने शासन प्रबंधन को सही ढंग से चलाने के लिए उन्होंने कहा भाई केंद्र से नीचे एक सरकार होगी उसको कहा जाएगा राज्य सरकार। जैसे कि हमारे देश में भी वही चीज़ है, संघीय व्यवस्था है, हमारे देश में भी फेडरल सिस्टम है। तो केंद्र के नीचे क्या होगी, राज्य सरकार होगी। और ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। क्योंकि बेल्जियम जो है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, तो उन्होंने कहा कि ब्रुसेल्स में जो है जो सरकार बनेगी उस सरकार में दोनों की संख्या बराबर होगी। क्योंकि इस प्रकार का पहले ही संविधान द्वारा ये प्रस्ताव पास कर दिया गया था कि जैसे माना डच लोग ज़्यादा है 59% और फ्रेंच आपके 40% है, तो उन्होंने ये मांगनी कि भाई हम ज़्यादा तो हमारा ज़्यादा संख्या में हमारा ऐसा मतलब हमारी मंत्री की संख्या ज़्यादा हो, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा एक प्रस्ताव पास किया गया, संसद द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया, संविधान में व्यवस्था की गई कि जो ब्रुसेल्स जो राजधानी है उस ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों की जो है क्या नाम कहते हैं समुदायों की जो समान क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा। और फिर अगला एक प्रस्ताव ने ये किया, जो प्रावधान किया था कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा भी एक तीसरे स्तर की सरकार बनेगी जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब सामुदायिक सरकार, जिसको हम हमारे देश में हम क्या कहते हैं स्थानीय शासन, पंचायत। तो देखो कितना डिसेंट्रलाइज किया। सबसे ऊपर केंद्र है, केंद्र के नीचे राज्य है और राज्य के नीचे भी फिर क्या बनाया उन्होंने, स्थानीय सरकार या सामुदायिक सरकार का गठन किया। और ये सामुदायिक सरकार का जो गठन होगा वो इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे। मतलब जहाँ पर डच भाषा है, डच भाषी के लोग जहाँ पर रहेंगे वही उसका चुनाव करेंगे। जहाँ पर जर्मन भाषी लोग हैं जर्मन भाषी चुनाव करेंगे। जहाँ पर आपके फ्रेंच हैं, फ्रेंच ही जो है अपने जो है प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। तो इस प्रकार से देखा कि मतलब कुल मिलाकर वहाँ की जो संघीय व्यवस्था है, जो क्या नाम पर पूरी शक्ति मतलब नीचे को दे दिया, ऊपर से नीचे की ओर दे दिया। सबसे ऊपर केंद्र, वहाँ से कानून बनना, संसद वहाँ पर है, उससे नीचे और अच्छा व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार बनाई और राज्य के नीचे फिर क्या बनाई, एक सामुदायिक सरकार बनाई जिसको हम स्थानीय शासन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है बेल्जियम की ये व्यवस्था जो है इस प्रकार से जब उसने अपने देश की जब राजनीतिक सत्ता का इस प्रकार का जब डिसेंट्रलाइज किया, इस प्रकार का विकेंद्रीकरण किया और अपनी सामाजिक विविधताओं को सम्मान देते हुए कोई भी देश किसी भी नागरिक को ऐसा एहसास न हो कि हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। तो ये सारा काम जो है पूरा बढ़िया तरीके से एक बेहतर दुनिया में एक मिसाल बन गया। बेल्जियम की जो व्यवस्था थी पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गया। और इस तरह से जो है मतलब से श्रीलंका में गृहयुद्ध हुआ, टकराव पर उन्होंने बेल्जियम ने
तो इस प्रकार से जो है बेल्जियम ने जो है पूरी दुनिया के लिए वो रोल मॉडल बन गया और अपने देश की आंतरिक व्यवस्था को जो है आंतरिक जो सामाजिक जो विविधता थी उसको संवारते हुए जो है उसने अपने देश को बाढ़ से बचा दिया। और गृह युद्ध की आग में जो श्रीलंका जला तो उससे कहीं ना कहीं जो है बेल्जियम ने बहुत बढ़िया रास्ता अपना के जो है अपने देश के नागरिकों को समान अवसर अधिकार देते हुए एक अच्छी शासन व्यवस्था, एक अच्छा संविधान का निर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण में जो है सबकी भागीदारी क्या कर दी, सुनिश्चित कर दी। और जब बाद में जब यूरोपीय संघ का जब क्या नाम कहते हैं गठन हुआ तो ब्रुसेल्स को ही जो है इसका मुख्यालय बनाया गया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स ही है। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि दोनों देशों का जब हम देखते हैं तो श्रीलंका को भी देखा आपने, मैंने बेल्जियम को भी बताया, तो दोनों देशों का तुलनात्मक अध्ययन करने से आपको पता चल गया होगा कि किस देश ने अच्छा किया। स्वाभाविक है, मेरे ख्याल से बेल्जियम ने अच्छा किया। बेल्जियम ने अपने समझदारी का परिचय दिया और क्या नाम कहते श्रीलंका ने अपने बहुसंख्यकवाद के आधार पर अपने बहुसंख्यक क्या कहें उसको हम घमंड भी कह सकते हैं कि हम मेजॉरिटी में ज़्यादा है, तो इसलिए हमेशा बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना पड़ता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप मेजॉरिटी में है तो आप इसके आधार पर ये नहीं कि आप मन मर्जी से आप काम कर लेंगे। तो यही गलती श्रीलंका ने की, तो श्रीलंका को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जबकि बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम ने अपने क्या नाम कहते हैं अपने सामाजिक विविधताओं का सम्मान किया और अपनी क्या नाम कहते हैं राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, देश में सुख शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनने अच्छे कदम उठाए। और इसलिए जो है इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं तो ये दोनों देशों का जो तुलनात्मक अध्ययन है तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जो राजनीतिक सत्ता थी, जो हमने जो दूसरा जो टॉपिक ये शुरू किया था, तो इसमें दोनों देशों में से बेल्जियम की व्यवस्था आपको बेहतर लगी होगी। तो मुझे संभव है कि मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको फिर दोबारा अपनी किताब में पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। दोनों की राजनीतिक संविधान की व्यवस्था हम देख रहे हैं, उनकी नीतियों को देख रहे हैं, तो हमको नीति जो है बेल्जियम की अच्छी लग रही है। तो इसलिए बेल्जियम जो है दुनिया का एक रोल मॉडल बन गया। और उसी प्रकार यूरोपीय संघ का जो है बेल्जियम को ही चुना गया। जब यूरोपीय संघ का जब गठन हुआ तो उसका मुख्यालय जो है क्या नाम कहते हैं बेल्जियम को चुना गया। तो इसलिए जो है बेल्जियम दो टुकड़ों में बंटने से बच गया, नहीं है। और उसने अपनी सामाजिक विविधता को क्या दिया, सम्मान दिया। और श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका ने अपने बहुसंख्यकवाद के आधार पर शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, तो जिसका खामियाजा जो है उसको भुगतना पड़ा। इवन उसकी वजह से हमारे देश के भी हमको नुकसान हुआ, जिसमें हमारे राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे तो उनको भी जो उसी का शिकार होना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है ये जो मेरा जो टॉपिक था दोनों देशों की राजनीतिक सत्ता पर मैंने जो आपको समझाया और तुलनात्मक अध्ययन आपको उसको उससे अवगत कराया। तो आपको ये वीडियो आप इसको देखिए और दोबारा इसको क्या नाम कहते हैं एक बार किताब में पढ़ लीजिए और फिर इसके आप एक नोट्स बनाएंगे, नहीं है। दोनों की नोट्स बनाएंगे, बेल्जियम का भी और श्रीलंका का भी। पहले बेल्जियम लिखेंगे, बेल्जियम के पहले श्रीलंका का लिखेंगे, श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद, और फिर लिखेंगे उसका पूरा डिटेल लिखेंगे, आप नोट्स लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप बेल्जियम की समझदारी। तो किताब में नोट्स लिखें, मेन पॉइंट्स आप जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को आपने बढ़िया ढंग से अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं और उसका बढ़िया विधिवत रीडिंग वाइज आप जो है उसको लिपिबद्ध करेंगे। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक दो टॉपिक मेरे हो चुके हैं। तो कल ये चैप्टर मैं आपको समाप्त कर दूंगा। तो कल इसमें एक लास्ट का थोड़ा सा इसमें और रह गया है। तो क्यों जरूरत पड़ती है, मतलब सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो ये मैं आपको कल समझाऊंगा। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। थैंक यू।